आपको एक क्लियर कट में बात कहूँ कि यहाँ पर अपना हक मांगना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। और ऊपर से एक और बात, मैं अपनी मीडिया की बात करूं तो मीडिया की ये बात है कि यहाँ पर मीडिया पर एतमाद साजी ख़त्म हो गई, एतमाद करना बंद, भरोसा नहीं रहा, ख़त्म। आप ये दिल्ली वाले मीडिया की बात कर रहे हैं? दिल्ली के नहीं, उनकी वजह से तो यहाँ पर लोकल मीडिया के भी एतमाद ख़त्म हो गए ना। दिल्ली वाले मीडिया की तरफ से आप सुन रहे हैं, आप मीडिया वाले दोस्त भी मेरे अगर ये सुन रहे होंगे तो आप देखिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले जो चलाते हैं बायस्ड चीज़ें चलाते हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के भी जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ती है, बिल्कुल, उनके ऊपर भी लोगों का भरोसा नहीं रहता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर वो, तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर पूछूं तो किस तरह का बायस्ड मैं सिर्फ अपने ही इसी प्रोफेशन को लेकर कहूँगा, जब यहाँ का लोकल जर्नलिस्ट किसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करता है तो वो अपने तरीके से जहाँ तक उसकी पहुँच होती है तो वो उस न्यूज़ को आगे जब डेस्क पर पहुँचाया जाता है तो डेस्क पर उसको टेलीकास्ट नहीं करते हैं या पब्लिश नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो डेवलपमेंटल स्टोरी बनाता है, जब वो पॉजिटिव स्टोरी बनाता है गवर्नमेंट के फेवर में, तो उसके लिए हर किसी का टेबल खाली पड़ा रहता है, इंतज़ार में रहता है। लेकिन जब इनके मुश्किलातों के, यहाँ के लोगों की मुश्किलातों की जिक्र होती है तो कोई भी चैनल उसको चलाने के लिए ये नहीं है, तैयार नहीं होती है, पहली बात। तो उससे यहाँ के मुकामी लोगों को, मुकामी जर्नलिस्टों की जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इसके अलावा मैं और एक बात कहूँ, मैं कहूँगा कि अगर मैं बिजली के लिए तरस रहा हूँ, पानी के लिए तरस रहा हूँ, सड़क के लिए, रास्ते के लिए तड़प रहा हूँ, या और भी मतलब राशन के लिए तड़प रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता बंद हो जाता है, जो जहाँ से राशन आता है वो रास्ता कई दिनों तक बंद रहता है, कई दिनों तक बंद रहता है। तो मुझे बताओ, लोग जब उन चीज़ों की डिमांड करें और फिर लोकल मीडिया उनको क्या करता है ये, लेकिन वहाँ पर हमारे मुश्किलातों को, यहाँ के लोगों की मुश्किलातों को बेहतर तरीके से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही टैग देते हैं कि यहाँ पर हर कोई कश्मीरी दहशतगर्द है क्या, और हर चीज़ को जोड़ते हैं। वो यहाँ के जो निजी मामलात हैं, जो मामलात हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरियातें जो है, उनको भी एक ही टैग, एक ही सिमत में ले जाते हैं। एक वो दहशतगर्द लोग हैं, वो अलहदगी मांगते, अलहदगी पसंद हैं, वो कुछ और मांगते हैं, आज़ादी मांगते हैं। और मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली पानी सड़क को लेकर भी अगर यहाँ प्रदर्शन होता है तो नैरेटिव ये बिल्ड किया जाता है कि वो तो दहशतगर्द लोग हैं। लेकिन ये बात भी तो है ना कि जो नारेबाजी का वीडियो जाता, अब तो नहीं मिला मुझे, पहले जब वीडियोस आते थे, यहाँ से भेजे जाते थे, कश्मीर के जर्नलिस्ट दिल्ली भेजते थे, तो उनमें जो आज़ादी वाले नारे भी दिखते थे, उस तरह की चीज़ें भी होती थी। तो लाठियाँ, और एक यही बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से भी यही बात जाती है कि जी ये आज़ादी के नारे लगाने वाले हैं, हुलिगन्स उस तरह के थे, इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा या स्टोन पैलेट गन चलानी पड़ी। बिल्कुल, उससे कई गुना खतरनाक मुजाहरे होते हैं हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में। आज की बात करूँ मैं, आज किसानों का धरना चल रहा है, ज़मींदारों का, जो किसान लोग हैं उनका धरना चल रहा है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद हो गया। उन पर इतना जबर क्यों किया जा रहा है? लेकिन आज तक किसी भी मीडिया चैनल ने कश्मीर के उन मुजाहिलों की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उसी को कसूरवार ठहराया। अगर मुझे ज़ख्म लगा तो मुझे ही कसूरवार ठहराया गया, लेकिन वहाँ पर उनके इंसाफ के लिए पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद हो गया कि इन पर फायरिंग क्यों की गई, या इन पर लाठियाँ क्यों चलाई गई, टीयर गैस क्यों चलाए गए। लेकिन यहाँ उस चीज़ का हिसाब नहीं लिया जाता क्या। जिस तरह से मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट को सेंसिटिवली डील करना चाहिए, उस तरह का नहीं होता है। कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है तो उस पर ज़्यादती होती है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मुकम्मल तौर मैं कहूँगा बायस क्यों रहते हैं, हर एक इदारा बायस रहता है। मैं ये कहूँगा कि जिस इंसान का बुनियादी हुकूक है, कुछ बुनियादी हुकूक बाय बर्थ, जन्म जो हमारे हुकूक हैं, तो उनको लेकर अगर वो सड़क पर निकलता है, डिमांड करता है, वो हुकूमत से ही डिमांड करेगा ना, और किसी डिमांड करेगा? वो हुकूमत से ही डिमांड करेगा उन चीज़ों का, क्योंकि या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स पेयर है, तो वो उन्हीं से अपने उन मामलात को लेकर सरकार से ही डिमांड करेगा। लेकिन मांगने पर अगर उसको डंडे पर परसेंगे तो वो कब निकलेगा? कहेगा कि नहीं, मुझे फाका मारना बेहतर है घर में।
तो फिर उसको लेकर अगर मीडिया जो है, हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर उस चीज़ को लेकर भी वो जोड़ दें कि कश्मीर में पिछले 70 सालों से या पिछले 30 सालों से क्या चल रहा है, तो उसके बुनियादी ज़रूरतों को भी उसी के साथ जोड़ेंगे, तो ये बाइस हो जाता जो हम लोग हैं, दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं और भी लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्योंकि आप बारामूला से हैं और यहाँ से भी मिलिटेंट्स हुए हैं, तो मिलिटेंट्स बनते क्यों हैं, किस वजह से बनते हैं? आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन एक क्लियर कट की बात करूं मैं, यहाँ आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं बेरोज़गार बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि जब वो मुताला करते, जब वो पढ़ते हैं, उसमें हिस्ट्री की किताबें भी होती हैं, तवारीख की किताबें भी होती हैं, और जब वो तवारीख की किताबें भी पढ़ते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे आबा व अजदाद जिसको हम कहते हैं, जो उन्होंने कौन कौन से जुल्म उठाए हैं, तो ये इंसानी फितरत ही है, ये एक इंसानी फितरत ही है कि बच्चा अपने दादा का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। कि कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जो होते हैं या जानने वाले लोग जो होते हैं, जब वो मुताला करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे कश्मीरी कौम पर या जम्मू कश्मीर के आवाम पर कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं, तो उनका जुल्म के रद्द अमल में ऐसी बातें होती रहती हैं। आपने हुकूक वाली बात की, देश के और भी हिस्सों में बहुत ज़्यादा विकास, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा विकसित एरिया हो, बेरोज़गारी भी है, पर हथियार वहाँ नहीं उठाते हैं, ये टेंडेंसी यहीं दिखती है। इसका एक रीज़न है, ये हिस्ट्री की गलती है। हिस्ट्री की गलती ये है कि महाराजा के ख़िलाफ़ पहले से ही यहाँ तहरीक चल रही थी, ये पहले से ही चल रही थी, तहरीक चल रही थी, और वो तहरीक आगे बढ़ती गई और 73 सालों के 93 साल हुए उसको। 1923 में ये तहरीक शुरू हुई थी और उस तहरीक को आगे बढ़ाते गए और मुख्तलिफ टुकड़ों में, पहले थोड़ा बहुत था, वो बाद में एक बार बीच में बढ़ता गया और वो हिस्ट्री नहीं, आज तो पुरअमन है यहाँ, आज तो पूरे हालात है यहाँ, पीसफुल है। हाँ बिल्कुल, पिछले 2 साल से यहाँ पर बहुत अमन है। 2 साल से मतलब मैं मानूँ कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद? नहीं, आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर शब खून मारा गया है, अभी ये चिंगारी दबी हुई है, शायद बहुत खतरनाक भी हो सकता है। गुस्सा है लोगों में बहुत ज़्यादा। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिकल 370 का ही मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इंडियन कानून है, इंडियन आइन है, और 35A भी इंडियन आइन है। मैं ये कहूँगा इंडियन आइन को हटाना या ना हटाना एक ही बात है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर हुकूक छीने गए, उसके बाद जो हुकूक छीने गए, सलब किए गए, पहले स्टेट को बनाया गया यूटी, 2 यूटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, ये लोगों का मानना है, लोगों में गुस्सा है। जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो दबा हुआ है। आखिरी सवाल, आपको एक वे फॉरवर्ड क्या दिखता है अगर इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कश्मीर को भी, जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह का राज्य बनाना हो जैसे बिहार है, जैसे राजस्थान है, जैसे महाराष्ट्र है, या कोई और राज्य है देश का, तो सरकार को अभी क्या करना है? अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी, अगर किसी को ये मुगालता भी है तो वो गलत है, आज़ादी कभी कश्मीर के इस हिस्से को कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पीसफुल इसको बनाना है तो सरकार को क्या करना है? दो बातें क्लियर है। इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस मामले को लेकर टेबल पर आना होगा और बातचीत करनी होगी, और उसमें कश्मीरी लोगों को भी शामिल करना चाहिए। पहली बात ये लोगों का मानना है। दूसरी बात, इमीडिएटली जो पिछले अगस्त में हुआ, 5 अगस्त को जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 35A थोड़ा, मैं ही नहीं कहूँगा कि पूरा वो था, 370 जो है आर्टिकल, उसमें कश्मीर की हर एक चीज़ मतलब मौजूद थी, लेकिन जो भी था फ़िलहाल काफ़ी था। एक तो आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहिए इमीडिएटली, विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि जब चिंगारी भड़कती है तो वो बहुत ख़तरनाक होती है फिर। तो आप सर बहुत समझदार आदमी है, बहुत चीज़ें मुझे भी आपसे नई चीज़ें जानने को मिल रही है। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रोविज़न था, वो कश्मीर को एक स्पेशल पावर देता था। बिल्कुल, स्पेशल पावर का मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको एक स्पेशल पावर, बिल्कुल ज़्यादा पावर। बिल्कुल। और जब यहाँ की गवर्नमेंट की बात आती है तो यहाँ मैं बहुत और भी इलाकों में गया, लोगों के साथ बातचीत की मैंने, लोग बोलते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने तो डेवलपमेंट किया ही नहीं, 70 सालों में यहाँ की सरकारों ने कुछ नहीं किया।
अब जो है 370 हटाने के लिए मोदी गवर्नमेंट की जो एक दलील थी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की सरकारों ने फ़ायदा उठाया, पैसा लिया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं किया। और अगर हमें कश्मीर को डेवलप करना है, कश्मीर में चीज़ें बेहतर करनी है, तो आर्टिकल 370 हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, आर्टिकल 370 को हटाया, 2 साल हो गए। फिलहाल आर्टिकल हटाकर उस हुकूमत को फिलहाल 1 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में भी वो तरक्की नहीं देखी गई। तब्दीलियाँ होती है, हुकूमतें बदलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तब्दीलियाँ तब लाई जाती है जब पिछले किसी सरकार ने वो काम नहीं किए हों, तो नई सरकार से उम्मीदें। थोड़ा सा मैं सर और समझना चाहता हूँ कि एक तो आर्टिकल 370 कश्मीर की आइडेंटिटी से जुड़ा था, एक बात तो वो है। दूसरा है कि आर्टिकल 370 जब था तब कश्मीर के लोगों को क्या ज़्यादा हक थे जो अब नहीं मिलते? सबसे पहले रोज़गार के हुकूक थे, हमारे अपने लैंड के हुकूक, ज़मीन के हुकूक हमारे अपने थे। रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन जिस इलेक्शन की बात कर रहे थे, इस इलेक्शन में बाहर के लोगों को भी, बाहर के लोगों को, मेरे कहने का मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को, उनको भी इस इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया गया। जाहिर सी बात है, ये हुकूक हमारे मतलब ये थे क्या, महदूद थे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, वो हुकूक उनको मिले गए। तो इस तरह उनको इजाज़त दी गई कि वो लैंड खरीद सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अच्छा, ये लैंड वाला जिक्र किया, लैंड एक्ट में बदलाव किया है यूटी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद यूटी गवर्नमेंट के बड़े अखबारों में बड़े फ्रंट पेज पर एडवर्टीजमेंट भी आए कि एडवर्टीजमेंट इस तरह का था कि अगर आपको कोई गलतफहमी है कश्मीर के लोगों को, उनको समझाने के लिए। और उसमें लिखा था कि करीब 90% जो किसान, जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन है वो प्रोटेक्टेड है, बाहर वाले नहीं खरीद पाएंगे, वो एग्रीकल्चर लैंड की बात हो। और दूसरा ये उनकी दलील है, मैं बीजेपी के नेताओं से भी मैंने बात की, बीजेपी के नेताओं की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डिसीजन उन्हीं का है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में इंडस्ट्री लानी है, कश्मीर में डेवलपमेंट लाना है, तो जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, बाहर की चीज़ें कैसे आएंगी? बिल्कुल, कश्मीर में अच्छे होटल अगर किसी को बनानी होगी, क्योंकि टूरिज़्म का हब है, या टूरिज़्म की बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ है, तो अगर कोई होटल ही नहीं बना पाएगा बाहर से ज़मीन खरीद कर, तो फिर वो टूरिज़्म भी उस तरह डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल, जितना यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था, जब वो फंक्शनल नहीं है तो बाकी इंडस्ट्रियों को क्या करना है यहाँ पर? पहली बात, जितना था जब वो पूरी तरह फाल नहीं बन सका, जब वो बेहतर रोज़गार फराहम नहीं कर सका, जितना भी था कम था, जितने परसेंटेज भी थे, लेकिन जब वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाए तो बाकी इंडस्ट्री को लगाने से उसको डेवलपमेंट कहते हैं, या बिल्डिंगें खड़ी करने को डेवलपमेंट कहते हैं। आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड वो तो सिक्योर रहेगी। एग्रीकल्चर लैंड है, रहा भी कितना अब यहाँ? एग्रीकल्चर लैंड तो कुछ भी नाम का भी नहीं रहा अब यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरा राशन जो आता है वो बाहर से ही आता है, वो पंजाब से ही आता है। मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड में भी वो तो कब का कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुका है, और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और बनी हुई हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड, कौन सा एग्रीकल्चर लैंड सिक्योर रहेगा? यहाँ पर जो लैंड है वो ज़्यादातर लैंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और उसके साथ है जो यहाँ लैंड है वो है स्टेट लैंड, और यहाँ पर सरकारी ज़मीन अराजी है, और यहाँ पर है फ्लड लैंड है यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उस फ्लड लैंड पर मुझे कुछ बनाने का हक नहीं है, जहाँ लोकल हो, क्या मैं यहाँ लोकल हूँ, मुझे ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, या शेड बनाने के लिए, या कुछ एक कमरा बनाने के लिए मुझे खुद की ज़मीन नहीं है, तो मुझे सरकार से मदद मिलनी चाहिए। 5 मरला 10 मरला ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जब मुझे हक नहीं है तो सरकारी बिल्डिंगों को क्या करना है मुझे? सरकारी बिल्डिंगों को क्या करना है मुझे? और यहाँ पर एक राय अमक बनाया जा रहा है, लोगों में ये माना जा रहा है ये ज़मीन इसलिए खाली करवाई जा रही है, ये पूरी ज़मीन आज यहाँ प्रोसेस चल रही है, तो बड़े पैमाने पर चल रही है सरकारी सतह पर, पूरी ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है। शायद जहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ भी हैं उनको भी हटाया जा रहा है जो ज़मीन पर है। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों में ये खौफ भी है कि कहीं इस ज़मीन को खाली किसी और मकसद से तो नहीं करवाया जा रहा है। तो दूसरी बात, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करते थे पुरानी गवर्नमेंटें, लेकिन जो आज सड़कें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो उसी गवर्नमेंट ने बनाई है। जिन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज राबते सड़कें हैं यहाँ पर जो भी हैं, ये तो किसने बनाई?
जितना भी है ये उन्होंने ही बनाई ना, तो नया तो कुछ नहीं बना अभी, अच्छा नया मतलब अभी साल 1.5 साल में कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना ना। क्यों 1.5 साल क्यों मैं काउंट करूं? फिर मैं 1.5 साल, हम कश्मीरी 1.5 साल ही काउंट क्यों करें? 5 और 1.5 हो गए 6.5 साल। 6.5 साल। 6.5 साल में तो कुछ नहीं नया हुआ। तो इनकी कई बातों से आप नाइत्तेफाकी भी रख सकते हैं, इनकी बातों से सहमत, कई बातों से सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक संजीदा आवाज़ इस तरह की कई लोग यहाँ कश्मीर में जो सोच रखते हैं, जो इनकी समझदारी है, उनको सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा ताकि चीज़ें बेहतर हो पाएँ। मैं इनका नाम नहीं बता सकता, इनकी पहचान नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है और इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। हमारे चेहरों पर तो कोरोना ने मास्क डाला है, लेकिन कश्मीर में यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन पर ये नकाब जो है उनकी बहुत पहले से ही मजबूरी है। मैं कश्मीर के अभी बारामूला ज़िले में हूँ, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में आता है।